Third part is find the maximum value of magnetic force between the wires. कुमैल मेथड बताओ. कुमैल मेथड. सर वही फोर्स वगैरह का फॉर्मूला यूज करेंगे. हाँ, तो हम यूज करेंगे फोर्स वगैरह का फॉर्मूला. अलिया बेटा, ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब खत्म होगा तो उसके बाद हमारा एक चैप्टर और करके इस क्लास में उसके बाद पेपर 5 करेंगे. तो आप माइंड में ये रख लें कि हम पेपर 5 करेंगे 10 अप्रैल वाला जो वीक होगा उसमें, और इनफ टाइम होता है, हो जाती है तैयारी. अच्छा, इस मैग्नेटिज्म वाली क्लास में एक चैप्टर और करके फिर पेपर 5 करेंगे. अच्छा, अब देखो, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द वायर्स. तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू. हाँ जी कुमैल, कोई फॉर्मूला सीखा है हमने इसके लिए? जी सर हमें याद है म्यू नॉट फॉर्मूला. म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी. क्या यही फॉर्मूला था? जी सर. मैं I1 जी सर कर सकते हैं. म्यू नॉट इंटू आई. यार ये मेरी बीवी ड्रामे देखती है, मेरे ऊपर न डाल देना यार. किस तरह ये नोटिफिकेशन बंद करूं कुमैल? ये हर वक्त ड्रामे के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं. अच्छा, 2 पाई डी. अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं. जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वेयर. सर इधर आपने करंट सेम लिया दोनों में, I1 और I2. तुम बताओ होगा सेम या नहीं होगा? सीरीज सर्किट नहीं है हाँ ठीक है. कुमैल? सीरीज सर्किट है या नहीं है? जी सर सीरीज है. है ना सीरीज सर्किट. तो जो करंट उस वायर में से गुजरेगा वही करंट उस वायर में से गुजरेगा. तो दोनों वायर्स में से सेम करंट गुजर रहा है ना, इसलिए हम उसको कहेंगे I इंटू आई. करेंगे तो इट विल बिकम एफ मैग्नेटिक. म्यू नॉट की जगह हम पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर -7, और साथ हम पुट करेंगे 5 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर. तो डिवाइड हो जाएगा 2 पाई टाइम्स. कुमैल डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर था ना उसको 2 इंटू 10 मीटर पावर कन्वर्ट कर. हाँ जी हाँ जी. अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? इसकी सारी वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? 7.9 into 10 to the power 9 आ -7. रहा है. 1.9 इंटू 10 पावर. 7.9 अच्छा, 7.9 इंटू 10 पावर कितना? -11. ठीक है, 7.9 इंटू 10 पावर -11, और ये क्या हो गया हमारे पास? न्यूटन्स. ठीक है जी, हो गया. रियान ठीक है? ठीक है सर. अब ये क्या हो गई हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. अब रियान मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ. कुमैल कॉपी हो गई है यहाँ तक? कॉपी हो गया सर. सर फोर्थ एक पार्ट. मिनट लास्ट पेज खोल. ये लो लास्ट पेज खोल दिया. ठीक है सर. हो गया. अच्छा, अब ये देखो, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पे आते हैं. फोर्थ पार्ट है जी
एफ मैग्नेटिक का ग्राफ बनाओ, किसके साथ? टाइम के साथ। एफ मैग्नेटिक का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ, और टाइम की वही जो पीरियड्स है वो गिवन है, 1 टाइम पीरियड और ये 2 टाइम पीरियड्स। अच्छा बेटा, अब मेथड क्या होगा? मेथड ये होगा कि हाँ, आप कितना करा चुके हैं इस क्लास में? मैं बिल्कुल एक पार्ट करवा चुका हूँ, वैसे एक टाइम पीरियड, और रियान ने किया हुआ है, वो रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, 2 टाइम पीरियड, और रियान बड़ा एक्टिव बंदा है, ये फौरन रिकॉर्डिंग लगाता होता है। ये लो सरमद, तुम भी रिकॉर्डिंग यार कर लो, लेकिन सरमद कोशिश करना तुम फिर अपनी ड्राइव में ना उसकी रियान की रिकॉर्डिंग लगा देना, ठीक है? क्योंकि उसने शुरू से किया है ना। ठीक है सर। रियान जब भेजेगा ना तो तुम उसी को डाउनलोड करके लगा देना। अच्छा, एफ मैग्नेटिक ये हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है एफ मैग्नेटिक का, वो क्या है? एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू म्यू नॉट, उसके बाद आई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू टी। तो कुमैल एफ मैग्नेटिक जो है वो तो आई के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं ना, है जी कुमैल? जी सर बिल्कुल। तो एफ मैग्नेटिक डिपेंड कर रहा है करंट के स्क्वायर पे। एज अ रिजल्ट देखो, करंट का जो ग्राफ है वो साइन है, ये जो ग्राफ है ये किसका है? ये साइन का है, ठीक है? अच्छा, ये जो ग्राफ है ये है साइन स्क्वायर ना, नहीं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा की। देख लो फिर, रियान है गलत कर गया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ थीटा वर्सेस टाइम। और रियान ये ग्राफ है साइन के स्क्वायर का। साइन के स्क्वायर का जो ग्राफ है वो है जी 1 सेकेंड, इस तरह की शेप्स रिपीट होती हैं, ठीक है जी कुमैल? जी सर। तो ये किसका ग्राफ हो गया? साइन थीटा के स्क्वायर का। अब एफ मैग्नेटिक जो है वो तो डिपेंड करता है करंट के स्क्वायर पे, और करंट जो है वो साइन का ग्राफ है, तो फिर एफ मैग्नेटिक जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? शेप क्या बनेगी ग्राफ की? साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर वाले का मैग्नीट्यूड डबल है ना? हाँ 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 हाँ, वो तो हो जाए, डबल नहीं स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखो ना, मेरी बात सुनो, ये एक्स है, सॉरी, जी स्क्वायर ई स्क्वायर। वो तो अंडरस्टूड नहीं है। अच्छा, अब जो है सही होगा। ये हो जाएगा ना, साइन के स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। सर हाँ बताओ। ये दोबारा समझाते हैं कि ये साइन स्क्वायर का क्यों होगा? वो इसलिए होगा, मेरी बात सुनो, कि जो एफ मैग्नेटिक का हमने फार्मूला लिखा है उसके अंदर क्या आ रहा है? करंट का स्क्वायर नहीं आ रहा, देखो जरा। यस सर। तो जब उसके अंदर करंट हाँ साइन स्क्वायर पे डिपेंड कैसे कर रहा है? वो तो डिस्टेंस नहीं हाँ, कर रहा। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, करंट का जो ग्राफ है वो साइन का ग्राफ है या नहीं है? सही है। फिर जब और करंट का इसका ग्राफ है, ठीक है, ये देखो ना, ठीक। मेरी बात सुनो, है ना, करंट का जो ग्राफ है वो साइन थीटा है, ठीक है? वेरिएशन की अगर बात कीजिए तो करंट का जो स्क्वायर होगा वो किसका ग्राफ होगा? साइन थीटा के स्क्वायर का ग्राफ। तो फिर एफ मैग्नेटिक जो है वो डिपेंड करेगी करंट के स्क्वायर पे, तो फिर एफ मैग्नेटिक जो है वो साइन थीटा के स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगी। रेहान, आ गई बात समझ या कोई कंफ्यूजन है? आगे समझ। ठीक है बेटा।
तो जो एफ मैग्नेटिक का ग्राफ बनेगा इट वुड बी अ ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर वन सेकेंड ठीक है रियान यस सर। और कुमैल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी याद है कुछ Sir, 7.9 into 10 raised to power minus 11. है जी कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई बताओ आप रियान आगे सर। अच्छा दूसरा कभी कभी एक ग्राफ पूछते हैं ये वाला पेज अगर कॉपी कर लिया तो इसका गुड थिंग नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अगर कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब हम अगली बात देखते हैं अगर इसकी जगह एफ मैग्नेटिक का ग्राफ आपको करंट के साथ बनाने को कहा जाए लेट्स सपोज यू आर आस्क्ड कि सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, डायरेक्ट नहीं हो प्रोपोर्शन। ना जी ना ऐसे थोड़ी होगा एफ मैग्नेटिक वर्सेस करंट और करंट की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं दे आर ये है जी आपका आई स्क्वायर का है, ठीक है। ये है 5 मिली एम्पियर और इधर से है -5 मिली एम्पियर और टेक अट्रैक्शन एज ये साइन कन्वेंशन आपका अपना होगा यहाँ पे आप डिसाइड उल्टा भी कर मिनर ने बताया हुआ है तो उसको फॉलो करो नेगेटिव फोर्स और एक ग्राफ और बनाना है ठीक है कुमैल जी सर। तो एक ग्राफ बनाना है एफ मैग्नेटिक का करंट के साथ और करंट की जब डायरेक्शन रिवर्स हुई थी तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हुई थी या सेम रही थी फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई थी। पक्की बात है दोबारा सोचो सर ट्रैक्शन ही रही थी। मैं ये नहीं। आंसर तुमने किया था याद है तुम्हें मेरी बात सुनो तुमने कहा जी था याद आया कुछ तुमने जी कहा था कि जब करंट आएगा एक साइड से जैसे इधर से तुमने कहा था करंट जब इसमें से फिर यूं पास होके फिर इधर से यूं पास होके फिर यहां से यूं पास हो गया अच्छा फिर ये हो गया अब करंट जो है जब रिवर्स होगा तब क्या होगा बेटा जब रिवर्स होगा तो फिर करंट दूसरी साइड से आएगा ना तब भी अट्रैक्शन ही होगी। हाँ तो करंट जब दूसरी साइड से आएगा तब भी डायरेक्शन देखो इधर से यूं गया ना ये हुआ फिर इधर से तो अब भी वही डायरेक्शन है कोई डायरेक्शन पे फर्क पड़ा है कुमैल हुई चेंज डायरेक्शन नहीं सर। तो फिर देखो बेशक ऊपर जा रहे करंट बेशक नीचे जा रहे दोनों वायर्स में तो डायरेक्शन सेम है तो वायर्स का जो करंट है इवन आफ्टर तो क्या लिखा था हमने इसका पीछे पिछले पार्ट में ना हमने लिखा था कि इवन इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज स्टिल द करंट इन बोथ द वायर्स when the current changes its direction or reverses its direction the direction is not reversed only in one wire but it is reversed in both the wires कुमैल याद आया जी सर याद आ गया। तो डायरेक्शन एक वायर में रिवर्स नहीं होती जब रिवर्स होती है तो फिर दोनों वायर्स में रिवर्स होती है इसलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स जब होगी दोनों वायर्स में होगी और रहेगी फिर भी अट्रैक्शन
तो अब अगर ग्राफ बनाया जाए, अट्रैक्शन को ले रहे हैं डिक्रीजिंग स्लोप होगी। तरजीह ऐसे थोड़ी होगा, आई के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट आई के प्रोपोर्शन है। स्क्वायर के साथ है ना, तो हाँ फिर बताओ। अच्छा इंक्रीजिंग होगा, आई स्क्वायर की तरफ जाएगा, ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर जाएगी। हाँ बस, बनाए फिर ग्राफ। ठीक है। अच्छा इसका जो ग्राफ होगा वो स्क्वायर वाला होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये आई का स्क्वायर का ग्राफ है, इधर से भी ये ग्राफ बन जाएगा। कुमैल आई समझ? जी सर, समझ आ गई। और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है? अच्छा मैंने दोनों साइड पे फोर्स को पॉजिटिव क्यों बनाया हुआ है बताओ? क्योंकि दोनों साइड पे अट्रैक्शन हो रही है। हाँ अच्छा, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी थी? 7.9 into 10 raised to power minus 11। 7.9 इंटू 10 पावर माइनस 11, और ये भी हो गया 7.9 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। ये हो गई जी आपकी कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा और कुमैल जब आई का स्क्वायर होगा तो वो उसका करंट का जो एक्सेस है वो नेगेटिव में जाएगा। अगर हम आई स्क्वायर की बात करते हैं, अगर हम आई स्क्वायर की बात करते हैं फिर करंट का एक्सेस नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना, क्या ख्याल है? जी सर, नहीं जाएगा। वो तो सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा। तो करंट का जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 25 मिली एम्पियर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना। तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कुमैल क्या कहते हो? बिल्कुल सर, स्ट्रेट लाइन। तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी 7.9 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। ये सारे ग्राफ ना आपके पेपर में आ चुके हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। कुमैल कॉपी हो गया यहाँ तक? कॉपी हो गया। अच्छा आमिना बेटा आपको क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छा अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जी करंट बैलेंस। अब हमारे जो टॉपिक रह गए वो है जी करंट बैलेंस, हॉल प्रोब और इंडक्शन। ये तीन टॉपिक खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। अच्छा अब जो अगला टॉपिक हम इंडक्शन तो करेंगे, काफी लंबा है। नहीं उसको लंबा नहीं खींचेंगे ना। करंट बैलेंस वीकेंड पे लंबी क्लास कर लेंगे। करंट बैलेंस, अब करंट बैलेंस जो है उसको हम कहते हैं कि, अच्छा असल में बात करते जाओ ठीक है। जैसे तुम्हारा अब टेली कम्युनिकेशन हो गया ना है, तो उसके पास पेपर तुम्हें साथ करने हैं। अब इसके बाद जो तुम्हारा रह जाएगा ना टॉपिक, जैसे जब मैग्नेटिज्म कर लेते हैं रियान, तुम्हारे बस रह जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और आई थिंक इमेजिंग, जो मेन टॉपिक तुम्हारे रहते हैं। एंड थर्मल भी तुम्हारा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इमेजिंग और थर्मल। थर्मल तुमने नहीं किया हुआ ना मेरे साथ? नहीं क्या सर, मैं अभी न्यूक्लियर कर रहा हूँ। ठीक है उसके देखो, जो तुम न्यूक्लियर तुम कैसे कर रहे हो? तुमने मेरे साथ न्यूक्लियर अच्छा पढ़ा हुआ है ना, ठीक है पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ठीक है। अच्छा करंट बैलेंस पे आते हैं। करंट बैलेंस जो है इट इज यूज्ड, सर मैं थोड़ा थोड़ा गैप दे के करता हूँ पास पे ताकि याद रहे। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अच्छा इट इज यूज्ड टू फाइंड, it is used to find magnetic force यान तुमने दूसरी क्लास जो है ना वो मंडे से लेनी है, उसमें दूसरी क्लास में मंडे से हमने शुरू करना है अल्ट्रासाउंड इमेज, तो तब से तुम मतलब ज्वाइन कल कर से। लेना। हाँ अच्छा, और टेलीकम्युनिकेशन आज दूसरी क्लास में खत्म होगा या नहीं होगा? एक क्लास उसकी और जाएगी, मंडे तक जाएगा वो। अच्छा इट सर इज यूज्ड टू तो फाइंड मैग्नेटिक, मैंने कौन सी कल 3 क्लास लेनी। कल तीन क्लास है नहीं है, उसके बाद हम्म, फिर कम्युनिकेशन वाली क्लास में मैंने न्यूक्लियर करवाना है, वो फिर बेशक तुम ना लो। अच्छा इट ठीक इज है। यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स फिजिकली, ठीक है। तो करंट बैलेंस किस लिए यूज होता है? मैग्नेटिक फोर्स को हम फाइंड करते हैं फिजिकली। इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ये होता है कि अ बैलेंस, a balance is used to find the value of
मैग्नेटिक फोर्स। रियान एक काम कर सकते हो तुम जो A1 और A2 की डेट शीट है तुम्हारे पास वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्लास के बाद? ओके सर, कर दूंगा। अच्छा, बैलेंस इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट। तो करंट बैलेंस जो है उसमें हम क्या यूज करते हैं, बैलेंस यूज करते हैं जो कि मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है उसको फिजिकली फाइंड करता है। तो करंट बैलेंस, करंट बैलेंस can be made using a current balance can be made using a top band balance. A current balance can be made using a top band balance, a spring balance. तो या तो हम यूज कर सकते हैं टॉप बैंड बैलेंस, या हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस, या फिर हम यूज कर सकते हैं बीम बैलेंस। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करो। तो एग्जामिनर इनमें से कोई सा बैलेंस हमें दे सकता है। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ तक? कॉपी कर लिया। So you can use top band balance, spring balance और beam balance to make a current balance. अच्छा, अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी बैलेंस जो होता है उसकी एक होती है अपेरेंट रीडिंग और एक होती है एक्चुअल रीडिंग। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। तो यूं करो, बैलेंस उसके बाद रीडिंग, और रीडिंग को हम अपेरेंट क्वांटिटी भी कहते हैं। रीडिंग या फिर अपेरेंट क्वांटिटी, और इधर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। यह आपने A1 मेजरमेंट में सीखा हुआ है। ये सारी बात आपने सीखी हुई है A1 चैप्टर मेजरमेंट। तो बैलेंस, रीडिंग और क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। अब अगर हम बात करते हैं जी नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या फिर टॉप बैंड बैलेंस की। इसकी शक्ल किस तरह की होती है? ये इस तरह का जो आपने लैब में यूज किया होता है, ये वाला बैलेंस। ठीक है जी। अच्छा, ये बैलेंस अब क्या रीड करता है? ये बैलेंस रीड करता है जी, इसकी जो रीडिंग होती है वो होती है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये वेट रीड भी नहीं करता, ये रीड क्या करता है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और हम उसको वेट में कन्वर्ट करते हैं। ये समझ आ गई बात? कुमैल, तुम्हें ये समझ आ गई कि रीडिंग का क्या मतलब है और एक्चुअल क्वांटिटी का क्या मतलब है? जी सर, बिल्कुल। रीडिंग का मतलब है कि हम जो है क्या ये रीड करता है, और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है कि क्या हम रीड करना चाहते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को वेट इज्यूम करते हैं। अच्छा, जो सेकंड नंबर पे बैलेंस है हमारे पास वो है नंबर 2 है जी स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस जो है वो इस तरह का होता है, बस वेट हैंग हो जाता है इसके साथ। ये है जी स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस जो है वो रीड क्या करता है? अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो जाहिर सी बात है, स्प्रिंग बाहर तो नहीं होता ना। बैलेंस की जो शेप होती है वो तो इस तरह की होती है, यूं होता है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है ना। फिर यहाँ पे हुक हो गया और यहाँ पे, कुमैल समझ आ गई कौन सा बैलेंस है ये? जी सर, बिल्कुल स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है इसकी जो रीडिंग है वो क्या होती है? इट रीड्स टेंशन, और उस टेंशन को हम कन्वर्ट करते हैं वेट में।
कर लिया कॉपी? जी सर। अच्छा, हाँ जी रियान, कॉपी हो गया यहाँ तक? ये सर। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो बैलेंस है वो है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस और लीवर बैलेंस। अच्छा, इसकी क्या कहानी है? ये एक्ट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इसकी ये कहानी है कि इसमें इसको हमने यहां पे किया होता है पिवट, और इसके दोनों तरफ हम वेट यूज करते हैं। कुमैल समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी ये फर्ज करो वेट है, फर्ज करो m1, और इसका डिस्टेंस है d1, और ये वेट है फर्ज करो m2, और इसका वेट है d2। इसकी एक अभी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है भाई कुमैल? जी तो ये हमारे पास हो गए 3 बैलेंस, और इनमें से हम कोई सा बैलेंस यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ। सा डिटेल में देखेंगे कि टॉप एंड बैलेंस जो है उसकी कंडीशंस क्या हैं। यूं लिख दो बल्कि, यूजिंग a top and बैलेंस। अगर जी हम यूज करते हैं टॉप एंड बैलेंस तो उसकी क्या कहानी है? अच्छा, टॉप एंड बैलेंस अगर हम यूज करते हैं तो उसमें जो रीडिंग आती है, जो भी कहानी है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब बात यह है कि रीडिंग ऑफ अ टॉप एंड बैलेंस, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, एफ कॉन्टेक्ट। रीडिंग ऑफ अ टॉप एंड बैलेंस एफ कॉन्टेक्ट will be equal to the weight if, ये कंडीशन एग्जामिनर पूछेगा, वो कहेगा बताओ कि टॉप एंड बैलेंस की जो रीडिंग है वो वेट के इक्वल कब होती है और कब इक्वल नहीं होती। तो रीडिंग ऑफ द टॉप if no external force is there। कुमैल आती है बात समझ? जी अगर सर। बाहर से कोई फोर्स लग रही है फिर तो इक्वल नहीं रहेगी ना। नंबर 2, नो वर्टिकल एक्सलेरेशन। है जी रियान, अगर वर्टिकल एक्सलेरेशन होगा तो भी ये इक्वल नहीं रहेंगी। और नंबर 3, सो नो एक्सटर्नल फोर्स, नो वर्टिकल एक्सलेरेशन। और अगर आप इसको रखेंगे फ्लैट सरफेस पे तो फिर ठीक है, अगर आप इसको रखेंगे किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, द बैलेंस must be placed on a फ्लैट सरफेस। कुमैल आई बात समझ? जी सर। तो ये तीनों कंडीशन जब पूरी होंगी तो ही उसकी जो रीडिंग है एफ कॉन्टेक्ट है वो mg के इक्वल होगी। तो अगर हम यूं कहें कि अगर ये तीनों बातें
तो F contact will be equal to mg if all the three conditions are fulfilled. कुमैल ठीक है? ठीक है सर। अगर तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी तो फिर जो है F कॉन्टैक्ट वेट के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो F कॉन्टैक्ट वेट के इक्वल तभी होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। कुमैल कॉपी हो गया? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो फिर क्या होगा? तो अगर जी सर 2 मिनट रुके इसी पे। जी बेटा, ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेंगे तो फिर टॉप एंड बैलेंस की रीडिंग वेट के इक्वल होगी, अदरवाइज उसकी जो रीडिंग है वो वेट के इक्वल नहीं होगी। हो गया सर। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। कर दिया कॉपी यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात ये है कि यूजिंग अ टॉप पेन balance with vertical acceleration। ठीक है जी, अगर आप टॉप पेन बैलेंस यूज करते हैं और वर्टिकल एक्सलेरेशन भी हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट होगा रीडिंग पे? तो चलें जी, हम 2-3 सिचुएशंस लेते हैं। पहली सिचुएशन, अब इसके ऊपर फर्ज करें जी हमने कोई मैस प्लेस किया हुआ है, ये मैस m, ठीक है। अब कुमैल इसका नीचे की तरफ क्या होगा? वेट, और ऊपर की तरफ क्या होगी? F कॉन्टैक्ट। ये इसका वेट हो गया और ये इस पे हो गई F कॉन्टैक्ट। अब अगर तो फर्ज करें कोई एक्सलेरेशन नहीं है, अगर तो कोई एक्सलेरेशन नहीं है तो F कॉन्टैक्ट जो है वो mg के इक्वल होगा। कुमैल F कॉन्टैक्ट और वेट में से मुझे बताओ रीडिंग कौन सा होगा? F कॉन्टैक्ट होगा या वेट होगा? सर रिपीट कर देंगे, सॉरी। मैं कह रहा हूँ बैलेंस जो है वो रीड क्या कर रहा है? F कॉन्टैक्ट रीड कर रहा है या वेट रीड कर रहा है? एफ कॉन्टैक्ट रीड कर रहा हूँ। जो बैलेंस है वो रीड कर रहा है F कॉन्टैक्ट। कुमैल मेरी आवाज ब्रोकन आती है या लाइक समझने में पहली बार में मसला होता है थोड़ा सा? नहीं सर, यहाँ पर थोड़ी सी होती है डिस्टर्बेंस, समझ अच्छा नहीं। रियान, do you think should I repeat everything once? सर ठीक है, वो समझ आ जाता है, रिकॉर्डिंग भी अच्छा देखते चलो, हैं ना बच्चे तो आ जाता है। नहीं वैसे पहली बार में मैं बात कर रहा हूँ ना कि डू यू थिंक कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक बार रिपीट कर दिया करूँ या काम चल जाता है? सर काम चल जाता है। चलो, होए होए सुबह सुबह यार तुम लोग उठा देते हो तुम्हें भी खैर उठना पड़ता है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से शक्ल साथ है तो आवाज ज्यादा बेहतर समझ आती है शायद। अच्छा, F कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू mg। उसके बाद दूसरी बात पे आते हैं। वर्ड एक्सलेरेशन हो फिर क्या होगा? ठीक है रियान, वर्टिकली अपवर्ड एक्सलेरेशन, ये m हो सर गया। बीम बैलेंस मूव करे, ये मैस मूव करे। तो खुदा के बंदे, अभी तो ये किसकी बात कर रहे हैं? अभी तो ये टॉप एंड बैलेंस है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि सर ये बैलेंस मूव करे या वेट मूव करे। बेटा तो अच्छा, ये लिफ्ट के अंदर है, ये सब कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक लिफ्ट के अंदर लिफ्ट एक्सलेरेट कर रही है, पूरा सब कुछ एक्सलेरेट कर रहा है, ठीक है। सही। गुड क्वेश्चन।
ये हो गया F कांटेक्ट और ये हो गया उसका वेट। हम इसके नीचे चलने लिख देते हैं द बैलेंस इज बीइंग यूज्ड। अगर आपने A1 पढ़ा हुआ है तो A1 के डायनामिक्स में ये सीखा होगा। कुमैल, A1 में हमने डायनामिक्स पढ़ा हुआ है, जी सर, पढ़ा है, तो मुझे लगता है डायनामिक्स में हमने ये लाजमी सीखा होगा। सीखा था? सीखा था। वो सारा लिफ्ट वाले क्वेश्चन वगैरह जो था वो वाला। हाँ, ये वही वाली कहानी है। द बैलेंस इज बीइंग यूज्ड इन अ लिफ्ट accelerating vertically upwards। तो आप बैलेंस को यूज कर रहे हैं एक लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड एक्सलरेट कर रही है, ठीक है जी। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा जी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो हो जाएगा F कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो F कॉन्टैक्ट वेट से बड़ा हो गया छोटा हो गया, क्या कहते हो कुमैर? छोटा हो गया सर। ना यार, ऐसे ना करो, देखो नीचे। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो एफ बड़ा हो गया कांटेक्ट बड़ा हो गया। इक्वेशन। नहीं, मैं आखिरी इक्वेशन की बेस पे पूछ रहा था। अगर m में ऐड होता है तो वो F कॉन्टैक्ट बन रहा है। तो जो रीडिंग है, अभी रीडिंग जो मिलेगी वो वेट से बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी वेट होगी से। सर। और जहरी सी बात है, कुछ भी हो जाए इसकी रीडिंग तो F कॉन्टैक्ट ही होगी ना। इसने रीड तो F कॉन्टैक्ट ही करना है। तो इसकी रीडिंग होगी ही F कॉन्टैक्ट। कमेल क्लियर यहां तक? अगर डाउनवर्ड एक्सलेट कर रहा है, एक्सलरेशन। आपको रियान सिचुएशन समझ आ गई? यस सर। ठीक है। एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उस अब केस में अपेरेंट वेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, F कॉन्टैक्ट जो है वो अब जाएगा। क्या कर रहे हो? ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा बताओ? सर एफ कांटेक्ट कम होगी, मैं कह रहा हूँ वेट ज्यादा है। खुदा के बंदे, उसी को अपेरेंट वेट कहते हैं। mg तो कभी चेंज नहीं होता। ओह ओह, ठीक है। अच्छा, F कॉन्टैक्ट जो है वो अब छोटा हो जाएगा। ये हो गया F कॉन्टैक्ट। तो इन दिस एग्जांपल क्योंकि एक्सलेशन डाउनवर्ड है तो जो F कॉन्टैक्ट है वो अब लेस हो जाएगा mg से। कुमैल, आती है बात समझ? जी तो सर, समझ आ इक्वेशन गई। बनेगी, हाँ इक्वेशन क्या बनेगी फिर? अब की बार इक्वेशन बनेगी mg माइनस F कॉन्टैक्ट। वही जो डायनामिक्स वाली इक्वेशन है। आपका कोई और मेथड है तो उस तरह कर लो। mg माइनस ma इज इक्वल टू F कॉन्टैक्ट। तो इस केस में जी F कॉन्टैक्ट या रीडिंग जो है वो क्या हो गई? वेट से कम हो गई। बच्चों कॉपी हो गया? आमिना बेटा समझ आ गई इसकी? जी सर। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो जल्दी से। जी सर, हो गया कॉपी। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो यूजिंग अ स्प्रिंग
balance with some external force। अगर हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है तो फिर क्या हिसाब किताब होगा। अब लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और सर हेडिंग में टॉप बैलेंस आना चाहिए ना। हाँ यार, मैं बात टॉप बैलेंस की ही कर रहा हूँ। अभी तो हम टॉप पेन बैलेंस को चला रहे थे ना। तो यूजिंग अ टॉप पेन बैलेंस विद सम एक्सटर्नल फोर्स, अब ये हुआ कि इसके ऊपर हम एक, क्योंकि अब मैग्नेटिज्म की बात हो रही है सारी, तो इसके ऊपर हम एक मैग्नेट रख देते हैं। We placed a magnet above it। अच्छा, अब अगर तो मैग्नेट पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, अगर मैग्नेट पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो इन दैट केस मैग्नेट का जो वेट होगा और जो मैग्नेट पे कांटेक्ट फोर्स होगी बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है जी कुमैल, तो जितना मैग्नेट का वेट होगा उतना मैग्नेट पे क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स होगी। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी और जो रीडिंग होगी वो एफ कांटेक्ट होगी। रीडिंग ऑफ द बैलेंस reading of the balance will be equal to the weight of the magnet if, बेटा बैलेंस की जो रीडिंग है वो वेट ऑफ मैग्नेट के इक्वल होगी, लेकिन विद अ कंडीशन, और वो कंडीशन हम लिखते हैं कुमैल। ठीक है, रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मैग्नेट, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि इफ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। रियान लिखवाओ, No रियान लिखवाओ। external force, नो एक्सटर्नल फोर्स, no खुद vertical. भी लिख देते हो। Okay. नो एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा बताओ। No vertical acceleration. नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, तीसरा बताओ। The balance must be placed on a flat surface. हाँ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तीसरी हो गई। द बैलेंस मस्ट बी ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब ये तो था जब कोई मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं है। कुमैल क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। अब अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स हो तो वो इसकी रीडिंग को कैसे इफेक्ट करेगी। तो अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स होगी तो रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, रीडिंग क्या हो जाएगी। तो इफ अ मैग्नेटिक फोर्स इज देयर, अगर मैग्नेटिक फोर्स होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिचुएशन को चेंज कर दें, ये हो गया बैलेंस, अब इस बैलेंस के ऊपर से हमने मैग्नेट रखा हुआ है, और इस मैग्नेट के पोल्स के इन बिटवीन हम
एक वायर पास कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके इन बिटवीन एक वायर पास कर रहे हैं, तो ये वायर या करंट इसके इन बिटवीन हमने पास कर दिया, द वायर, द मैग्नेट। अच्छा, द मैग्नेटिक फोर्स इज दियर। अब कुछ कंडीशंस है जो हम लिखेंगे, केस 1, इफ करंट in the wire is into the paper। कुमैल, अगर वायर में से करंट होगा into the paper, तो कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनर आपसे सीक्वेंस में पूछेगा, वो इस तरह पूछेगा। सबसे पहले वो पूछेगा, बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर क्या होगी। कुमैल समझिए ये बात कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि अगर फर्ज करें वायर में करंट है इनटू द पेपर, तो फिर उस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। कुमैल सवाल समझ आ गया? जी सर। तो देखो, अब अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें, तो ये लेट्स सपोज हो गया मैग्नेट, अब ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल, और ये हो गई वायर, और वायर में से करंट इनटू द पेपर है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। तो सरमद, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके बताओ, वायर के ऊपर किस तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? डाउनवर्ड से। हाँ जी, तो वायर के ऊपर जो फोर्स है इट इज डाउनवर्ड्स। अब अगर वायर के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो अभी तक तो यही पूछा हुआ है ना कि वायर पे किस तरफ फोर्स है। तो अगर करंट इन द वायर इज इनटू द पेपर, तो वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होगी डाउनवर्ड्स। तो अभी तो यहीं तक हमने किया है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल सरमद, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर विल बी डाउनवर्ड्स। तो ये हमने बना दिया क्या, एफ मैग्नेटिक। ठीक है कुमैल, जी सर। अब लिखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मैग्नेट। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट पे किस तरफ होगी। अगर वायर पे मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी। ये होगा न्यूटन थर्ड लॉ, मैग्नेटिक फोर्सेस फॉलो न्यूटन्स magnetic forces follow Newton's third law, of motion। रियान कॉपी कर लिया? यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्सेस किसको फॉलो करती हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो इसमें हम यूं कह सकते हैं कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है वो क्या है। एक्शन अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। कुमैल, अगर हम वायर की जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्शन, तो बेटा जो रिएक्शन होगा वो होगा, तो इन दैट केस द रिएक्शन वुड बी
upwards magnetic force on the magnet. कुमैल क्लियर? क्लियर सर। तो जहरी सी बात है, अगर वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स होगी तो मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ होगी? अपवर्ड्स होगी। तो ये बात रही, ये हो गया मैग्नेट, और ये नॉर्थ ये साउथ जो भी है। अब अगर वायर पे फोर्स थी डाउनवर्ड्स, इतनी ही मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट पे होगी अपवर्ड्स, बिकॉज इट एक्ट्स एज एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ये वाली मैग्नेटिक फोर्स एक्शन थी तो ये वाली मैग्नेटिक फोर्स रिएक्शन हो जाएगी। कुमैल को कंफ्यूजन है? ये समझ आ गई बात? समझ आ गई सर। अच्छा, उसके बाद अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मैग्नेट भी हो गई। अब इफेक्ट ऑन द रीडिंग, इफेक्ट ऑन द रीडिंग। हाँ मेरी यार, तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर फर्ज करो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मैग्नेट अपवर्ड्स है, तो ये रीडिंग को ज्यादा कर देगी कम कर देगी? रीडिंग कम हो जाएगी। वेरी गुड, रीडिंग कम हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड्स होती है तो वो रीडिंग को कम कर देती है। वेरी गुड बेटा, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जो अब इक्वेशन बनेगी ना फोर्सेस की, उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो पहले तो ये था बिफोर मैग्नेटिक फोर्स और आफ्टर मैग्नेटिक फोर्स। जो सिचुएशन बन रही है ना, वो ये है, अगर हम दोनों को अलग अलग बात करें कि बिफोर मैग्नेटिक फोर्स क्या था और आफ्टर मैग्नेटिक फोर्स क्या है। जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी तो मैग्नेट पे दो फोर्सेस थी। विद नो मैग्नेटिक फोर्स, एक ये हो गया, और एक हो गया विद, जैसे हमने अभी देखा है, अपवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है भाई कुमैन? विद नो जी मैग्नेटिक फोर्स और विद अपवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी तब मैग्नेट पे सिर्फ दो फोर्सेस थी। तब मैग्नेट पे सिर्फ दो फोर्सेस कौन सी थी? जिन्हें नॉर्थ साउथ हो गया। एक उसका अपना वेट था और एक उस पे एफ कांटेक्ट थी, और जो रीडिंग थी वो किसके इक्वल थी? एफ कांटेक्ट के। और जब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी तो ये रीडिंग जो थी, ये एफ कांटेक्ट जो थी, ये वेट के इक्वल हो गई थी। रिहान, कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पे, जब अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स होगी उस केस में क्या होगा? जब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स होगी तो वो रीडिंग को ज्यादा करेगी कम करेगी, क्या करेगी, ये हमने देखना है। तो फोर्सेस का जो बैलेंस बनेगा, ये नॉर्थ ये साउथ। अब जहरी सी बात है, वेट नीचे की तरफ। कुमैन, मैग्नेट का वेट चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। जो चीज चेंज होगी वो क्या है? एफ कांटेक्ट। तो ऊपर की तरफ जो फोर्सेस हो गई, अब एक हो गया एफ कांटेक्ट, और विजुअली भी एफ कांटेक्ट को मैं छोटा दिखा रहा हूँ क्योंकि अब ये दोनों मिल के क्या करेंगे? वेट को बैलेंस करेंगे। यानी कि अब ये दोनों जो अपवर्ड फोर्सेस हैं ये मिलके क्या करेंगी? वेट को बैलेंस करेंगी। अब जो रीडिंग है, रीडिंग तो होती ही हमेशा एफ कांटेक्ट है, लेकिन जब अब मैग्नेट पे अपवर्ड फोर्स डिवेल्प होगी तो उस केस में एफ कांटेक्ट प्लस एफ मैग्नेटिक will be equal to mg. As a result, F contact will be equal to
mg माइनस एफ मैग्नेटिक। तो रीडिंग में डिक्रीज कितने का आ रहा है? पहले mg था, अब mg माइनस एफ मैग्नेटिक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि द रीडिंग डिक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? क्या मैं ये बात कर सकता हूं कुमैन? कुमैन, रीडिंग में डिक्रीज कितना आ रहा है? जितना, क्या कहते हो? इक्वेशन पे अगर फोकस किया सर जाए सॉरी, रीडिंग मेरे पे। सिग्नल्स बहुत वीक आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, रियान रियान बताओ, मैं रीडिंग में कितना डिक्रीज आ रहा है बताओ। रियान, रीडिंग में कितना डिक्रीज आ रहा है? सर जब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रही हो। हाँ हाँ, तो रीडिंग कितनी डिक्रीज हुई है? जितना मैग्नेटिक फोर्स की अपनी वैल्यू है। आमना बेटा आप बताएं, जो रीडिंग है बैलेंस की वो कितना डिक्रीज हो गई है? रीडिंग एफ कॉन्टैक्ट है ना, तो पहले एफ कॉन्टैक्ट क्या था? एम जी के इक्वल था, अब एफ कॉन्टैक्ट हो गया एम जी माइनस एफ मैग्नेटिक। तो हम कहेंगे कि रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस बाई, देखो बिफोर एक्शन ऑफ एफ मैग्नेटिक, जब तक एफ मैग्नेटिक नहीं लग रही थी तब तक रीडिंग जो थी, जो कि एफ कॉन्टैक्ट थी, वो सीधी सीधी इक्वल थी एम जी के। ठीक है, जब तक जो बाहर से फोर्स है वो नहीं लग रही थी, तो ये इक्वेशन थी। जो कि है एफ कॉन्टैक्ट, वो इक्वल हो जाएगी एम जी माइनस एफ मैग्नेटिक के। तो हम कह सकते हैं, आमना बेटा क्या सेंटेंस लिखेंगे? रीडिंग डिक्रीजेस बाय व्हाट अमाउंट? बताए बेटा। आमना बेटा सेंटेंस क्या लिखेंगे बेटा? mg माइनस एफ मैग्नेटिक। तुमने रियान नाम कब से चेंज कर लिया? तो वर्दा बेटा आप बताएं, क्या सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे? रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस बाय, वर्दा बेटा, amount or magnitude of the magnetic field. मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस बाय an amount equal to the मैग्नेटिक फोर्स। तो जो रीडिंग होगी वो डिक्रीज हो जाएगी बाय एन इक्वल अमाउंट, जितना क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये है जी कहानी। ठीक है, तो ये हमने पहली बात सीख ली। अब अगर करंट जो है वायर में से आउट ऑफ द पेपर हो तो फिर क्या हो जाएगा? फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसकी हम लंबी कहानी नहीं लिखेंगे, बस उसमें मेन मेन बातें करेंगे। अगर हम वायर में से करंट को रिवर्स कर दें, इफ करंट थ्रू द वायर if current in the wire if current in the wire is out of the plane of paper, if current in the wire is out of the plane of पेपर, तो अगर करंट जो है वायर में से वो आउट ऑफ द प्लेन हो तो उस केस में फिर क्या होगा? इनटू द प्लेन वाला तो हमने देख लिया, अब अगर आउट ऑफ द प्लेन हो तो इन दैट केस एफ मैग्नेटिक अपवर्ड होगी। हाँ, अब ये हो गया, देखो ये मैग्नेट हो गया ना, ये हो गया जी हमारे पास मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया और ये उसका साउथ पोल हो गया। तो अब यहाँ पे फर्ज करें ये वायर है और अब इस वायर में से करंट आउट ऑफ द प्लेन है, तो उस केस में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर पे होगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो हो जाएगी अपवर्ड्स। क्या ख्याल है जी, सही बता रहा? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स वायर पे किस तरफ हो जाएगी? अब अपवर्ड्स हो जाएगी, और रिएक्शन जो उसका होगा
मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड्स, और मैग्नेट का वेट तो है ही डाउनवर्ड्स, और जो एफ कॉन्टैक्ट है वो अपवर्ड्स हो जाएगी। आमना बेटा क्लियर? जी आमना सर। बेटा बेटा बैलेंस की रीडिंग कौन सी फोर्स है इन तीनों फोर्सेस में से? कॉन्टैक्ट। हाँ, तो बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो होगी, बैलेंस की रीडिंग होगी एफ कॉन्टैक्ट। और अब अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो क्या बनेगी? आपकी बार इक्वेशन बनेगी एफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू mg प्लस एफ मैग्नेटिक, और इसमें से जो एफ कॉन्टैक्ट है उसी को हम क्या कहेंगे? दिस इज द रीडिंग। तो कुमैल आपकी बार रीडिंग बढ़ गई है या कम हो गई है? बढ़ गई सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे? रीडिंग इंक्रीज बाय एन अमाउंट, रीडिंग increased by an amount, reading increased by an amount equal to mg। तो रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज की अमाउंट क्या है? mg के इक्वल इंक्रीज हो गई है। तो अब हम अगर इक्वेशन तो हम पहले ही लिख चुके हैं, बस दैट्स इट। कुमैल कॉपी हो गया यहाँ तक? सर 2 मिनट रुकिए। सर एफ मैग्नेटिक के हिसाब से इंक्रीज नहीं होगा? ना, रीडिंग इंक्रीजेस बाय एन, हाँ 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 हाँ, सॉरी बेटा, इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। वर्दा बेटा समझ आ गई इसकी? यस सर। अलिया बेटा आपको क्लियर है यहां तक? बसीर तुम्हें क्लियर है यहां तक बेटा? कुमैल कॉपी हो गया? जी सर, कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब एक एग्जांपल करते हैं अबाउट, जिसमें हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। एग्जांपल लिखें। आपको ये अरेंजमेंट गिवन है, जिसमें ठीक है, और ये यहां से आपने मैग्नेट हैंग किया हुआ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, और यहां से आप पास कर रहे हैं वायर। कुमैल आइडिया समझ आ रहा है कि एक वायर पास हो रही है मैग्नेट के पोल्स के इन बिटवीन, और मैग्नेट को हमने हैंग किया हुआ स्प्रिंग बैलेंस। मतलब बेटा ये सिचुएशन या ड्राइंग समझ आ रही है ना? यस सर। अच्छा, ये हो गया द मैग्नेट, और ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, अब लिखें द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस सर जी बेटा। वायर में करंट इनटू द पेपर है या आउट ऑफ द पेपर? नहीं बताया हुआ, ठीक। कोई बताया हुआ है कितना करंट है, क्या है? कुछ नहीं बताया हुआ ना, ठीक है। तो आपको नहीं बताया हुआ कि करंट है भी या नहीं भी, तो कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है बेटा। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं द रीडिंग ऑन द spring balance was 10 न्यूटन। क्वेश्चन का ए पार्ट।
what is read by a बेटा एक स्प्रिंग बैलेंस रीड क्या करता है, दे दी हेडिंग जी है सर। जी कमेल। तो सवाल ये है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है उसकी रीडिंग होती क्या चीज है असल में, तो व्हाट इज रेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। तो इसमें हमने लिखना है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है ना उस पे हम जो रीडिंग लेते हैं वो टेंशन होती है। तो द जैसे ये यूं होता है ना, मैग्नेट का वेट जो है वो टेंशन डिवेल्प करता है और ये टेंशन एज अ एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है और यही टेंशन जो है स्प्रिंग बैलेंस रीड करता है। ठीक है, तो मैग्नेट का जो वेट होता है उसकी वजह से टेंशन बिल्ड होती है जिसको जो स्प्रिंग बैलेंस है वो रीड करता है। तो रीडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इज द टेंशन। बच्चों ये कॉपी कर लो। अच्छा कुमार मुझे 1 मिनट की सिर्फ ब्रेक दो, मैं घर में कह दूं कि मुझे चाय देने, मुझे सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक चाहिए। व्हाट आर conditions for the to be equal to the weight of the magnet। कुमैल क्विकली बताना है क्या कंडीशंस हैं कि जो रीडिंग है वो वेट ऑफ मैग्नेट के इक्वल हो, बताओ। No external force, ओके no acceleration, no vertical acceleration, ओके और balance must be तुम लकीर के फकीर बन गए हो। ये स्प्रिंग बैलेंस हमने हवा में लटकाया होता है और तुम कहते हो द बैलेंस मस्ट बी ऑन फ्लैट सरफेस। बेटा जी थोड़ी अक्लमंदी का सबूत दो, मेरी बात He hung from a flat surface sir, ये कर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना कुमैल, मैंने तो वो टॉप एंड बैलेंस के लिए बताया था, तुमने उसको इधर भी चिपका दिया है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, इसको किसी चीज पे रखते तो नहीं है ना, तो तुमने इसको भी कह दिया कि इसको फ्लैट सरफेस पे रखो। कुमैल ये तो रट्टे वाली बात हो गई। तीसरा पॉइंट इसमें लिखोगे कि द ऑपरेटर शुड बी वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो होता है ना स्प्रिंग बैलेंस, जब तक ये वर्टिकल होता है, वो जो फ्लैट सरफेस वाली बात है इसमें आके वो बन जाती है कि इट शुड बी वर्टिकल। ठीक है बेटा, जी सर। वर्दा बेटा उसमें जब हम कहते हैं ना टॉप एंड बैलेंस में, उसमें कहते हैं इट शुड बी ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब स्प्रिंग बैलेंस होता है तो हम कहते हैं इट शुड बी वर्टिकल। ठीक है बेटा, तो द रीडिंग विल बी equal to the weight of the magnet with following conditions। if पहली condition, if external force, if no vertical acceleration। थर्ड पॉइंट, हाँ जी कुमैल अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, द Reading will be taken vertically. the arrangement must be vertical and not inclined। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब ये जो बैलेंस है ना स्प्रिंग बैलेंस ये यूं हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए, जब तक ये वर्टिकल होगा तब तक कोई मसला नहीं होगा। रियान समझ आ गई यहाँ तक?
यस सर। तो जब तक ये स्प्रिंग बैलेंस वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। अब इसका लिखो क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन का सी पार्ट, रीडिंग कितना आई थी? 10 न्यूटन। तो हम कहेंगे अब इसका सी पार्ट आप लिखें, द रीडिंग was 10 Newton with the balance, the reading was 10 Newton with the balance being vertical, no acceleration, and no एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी कुमैल। तो अब एग्जामिनर आपको खुद बता रहा है कि जब रीडिंग 10 न्यूटन थी तो उस वक्त कोई वर्टिकल, उस वक्त बैलेंस था भी वर्टिकल, उस वक्त कोई एक्सलेरेशन भी नहीं था, और उस वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं थी। कुमैल, ये जो उसने कहा कि इट वाज वर्टिकल, नो एक्सलेरेशन और नो एक्सटर्नल फोर्स, इससे वो क्या बताना चाह रहे बेटा जी? इसका वो बताना चाह रहे हैं कि टेंशन और वेट दोनों है वो एक्चुअली क्या होगी? वेट के इक्वल होगी। तो अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सी का, व्हाट इज द वेट ऑफ द मैग्नेट? रियान भाई बताएंगे मैग्नेट का वेट कितना होगा? 10 न्यूटन। हाँ, तो mg जो है वो इक्वल हो गया 10 न्यूटन के। अब क्वेश्चन का लिखो सेकंड पार्ट, अ करंट is a current is passed through the wire and reading becomes 12 न्यूटन। हाँ जी कुमैल, क्या हुआ? जब करंट पास किया तो रीडिंग क्या हो गई है बेटा जी? बढ़ गई 12 न्यूटन। 12 न्यूटन हो गई है। जबरदस्त। How to जब करंट पास किया है तो रीडिंग जो है वो बढ़ गई है। अब इससे रिलेटेड हमने पूछना है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic force on the magnet? कुमैल अब देखो ना, रीडिंग क्या हो गई है? बढ़ गई है ना। तो आपने बताना क्या है कि मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी। तो रियान, सवाल समझ आ गया? यस सर। तो अब रीडिंग क्या हो गई है? रीडिंग 12 न्यूटन हो गई है। तो हम यूं करते हैं, विद नो करंट और विद करंट। ठीक है कुमैल? सर लेकिन जी करंट की डायरेक्शन नहीं दी। कोई बात नहीं। अच्छा, विद नो करंट को ये जब बता दिया कि रीडिंग बढ़ गई तो फिर करंट की डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। रियान, ये बता नहीं दिया कि रीडिंग बढ़ गई है? क्या ख्याल है? downwards होगी sir? अच्छा, विद नो करंट जो है, पता है क्या था? विद नो करंट मैग्नेट पे सिर्फ दो फोर्सेस थी। जब करंट नहीं था तो उस वक्त मैग्नेट पे सिर्फ दो फोर्सेस थी। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। अब मैग्नेट का जो अपना वेट था वो 10 न्यूटन था,
और उस केस में जो टेंशन थी वो भी 10 न्यूटन ही थी। तो ये मैग्नेट का वेट था और ये थी जी टेंशन। जब हमने करंट पास किया तो आपको मैं ये बताओ रीडिंग क्या है, टेंशन या वेट? टेंशन। तो अब ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ। बेटा एक बात तो याद रख लो, मैग्नेट का वेट तो कभी चेंज होता ही नहीं है। चेंज जो चीज होती है वो टेंशन होती है, रीडिंग जो है वो टेंशन है। अब टेंशन कितना हो गई? 12 न्यूटन। अब रियान इसको अगर बैलेंस करना है तो आपको एक्स्ट्रा 2 न्यूटन अपवर्ड चाहिए या डाउनवर्ड चाहिए? अपवर्ड। बैलेंस होता है, फोर्सेस बैलेंस होती हैं। तो बताओ 2 न्यूटन एक्स्ट्रा डाउनवर्ड चाहिए? क्या बैलेंस कर रहे करने हो? के लिए 2 नीचे से, ठीक है। अगर downward। बैलेंस करने, हाँ, एक्स्ट्रा जो 2 न्यूटन है वो तो डाउनवर्ड चाहिए ना। तो अगर बैलेंस करना है तो एफ मैग्नेटिक का जो 2 न्यूटन है इट शुड बी डाउनवर्ड्स। यान क्लियर? तो अगर हमने Yes, इसको बैलेंस करना है तो जो 2 न्यूटन एफ मैग्नेटिक है इट शुड बी, आंसर मिल गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मैग्नेट? किस तरफ लिखेंगे, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? क्या कहोगे downward। बताओ? इट इज डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। अच्छा अब नंबर 2 पे आ जाओ। व्हाट इज द magnitude and direction of F magnetic on the wire? कुमैल कौन से लॉ को फॉलो करेंगे इसका आंसर करते हुए? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ को। और रूल क्या होगा कि अगर मैग्नेट पे फोर्स है मैग्नेटिक डाउनवर्ड्स तो वायर पे मैग्नेटिक फोर्स होगी अपवर्ड्स। रूल क्या होगा कि अगर मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स है डाउनवर्ड्स तो उतना ही मैग्नेटिक फोर्स वायर पे किस तरफ होगी? अपवर्ड्स होगी। तो रूल ये बनेगा कि अभी बाकी फोर्सेस को इग्नोर करेंगे, सिर्फ किसकी बात होगी? मैग्नेटिक फोर्स की। ये नॉर्थ, ये साउथ। मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स थी डाउनवर्ड्स और उसकी वैल्यू थी, सर जो लॉजिक हम यूज करके इसका आंसर कर रहे हैं, अगर तो हम पिछले में भी वही यूज करते तो वो भी सही है। बिल्कुल। तो यही यही यूज करते होते हैं, हर वक्त यही यूज करते हैं, रूल ही यही है। सही है सर। अब इस पे भी अपवर्ड्स और कितना हो गई? 2 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज 2 न्यूटन्स अपवर्ड्स। कुमैल ठीक है भाई? जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अच्छा हाँ, यहां तक हम पहुंच गए। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखो। What is direction of current in the wire? हाँ जी कुमैल, वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। आउट ऑफ द बिट। हमें जो चीजें गिवन है पहले वो देख लेते हैं ना। एक तो गिवन है मैग्नेटिक फोर्स और एक हमें गिवन है जी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है
अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। तो अब अगर हम यूज करते हैं इसकी मदद से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो मिडिल फिंगर किस तरफ जा रही है? इंडेक्स फिंगर है ना, है जी? ये देखो ना, एक मिनट, ये हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, ये हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बन जाएगा फिर, हाँ जी कुमैल क्या आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन? आउट ऑफ द प्लेन सर। आउट ऑफ द प्लेन। तो ये मैं यहाँ पे डॉट बना के इस डॉट को क्या लेबल कर दूंगा? ये डॉट करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियान आगे समझ या कोई कंफ्यूजन है? आगे सर। तो वायर का जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन है। क्वेश्चन का सबसे आखिरी समझ आ पार्ट, गई सर। हाँ क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन का फोर्थ और आखिरी पार्ट। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिखो, लिखो the length of wire perpendicular, the length of wire perpendicular to the magnetic field was 20 centimeter. The length of wire perpendicular to the magnetic field was 20. Find the magnetic field strength. ठीक है, ये आखिरी पार्ट है। कुमैल क्या करेंगे बताओ, फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा? सर वही मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल टू तो फार्मूला इज इक्वल टू B I L साइन ऑफ थीटा। यानी ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यूज बच्चों खुद करो एक बार। यान वैल्यूज बताओ क्या पुट करेंगे? बी की क्या है? बी तो फाइंड करना है। ओहो, एफ बाय एल। मैग्नेट, बात सुनो ना, मैग्नेटिक फोर्स है 2 न्यूटन। अच्छा, बी हमें फाइंड करना है। करंट है, कितना है करंट, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? नहीं दिया सर। नहीं दिया। करंट तो देना पड़ेगा। करंट लिख लो 0.5 एम्पियर, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। B इंटू 0.5 इंटू लेंथ ऑफ वायर इज, करंट दिया हुआ होगा, इंटू 10⁻⁻2 साइन ऑफ 90। कुमैल क्या ये बताओ 20 सर। कितना आ रहा है? 80 20 सर। नहीं 20। चलें जो भी आ रहा है वो लिख लो, 20 टेस्ला। ओके बच्चों, वी आर डन विद दिस। इसके 2 सवाल और आते हैं, वो करके उसके बाद हम हॉल प्रूव कर रहे हैं। कॉपी हो गया यहां तक? जी सर। अच्छा, अब जो है एक जो फर्ज करें जी आपके पास है ये बैलेंस है, उसके बाद ये मैग्नेट है और यहाँ पे वायर है। रीडिंग डायरेक्शन ऑफ F magnetic on the magnet of magnetic on
ऑन द वायर, और उसके बाद आखिरी कॉलम है जी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वायर। ये टेबल आपने फिल करना है। इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, और रीडिंग का डिक्रीज हुआ तो क्या होगा। सरमत खुद फिल करना है। आमिना बेटा ये टेबल आपने खुद फिल करना है, जल्दी से हो जाएगी फिल। कुमैल हो गया? जी सर करें। जबरदस्त। रियान जरा मुझे डेट शीट तो भेजो यार। सर क्लास है नजर तो मैं भेजता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी बच्चों हो गया? जी सर हो गया। अच्छा अब अगर हम देखें तो जो सिचुएशन है, अगर सिलेबस की स्पीड इंक्रीज करने का कोई मेथड आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुमने भी पूरा पढ़ा है सेशन, कुछ सर ये चीज आपका मेथड सही है कि हम क्लासेस मल्टीपल लें और हर क्लासेस में अल्टरनेट टॉपिक्स पढ़ाएं, तो ये बेस्ट तरीका है। ये बेस्ट तरीका नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। इज इट पॉसिबल कि थोड़ी सी स्पीड किसी तरह बढ़ा ली जाए और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो? मैंने बड़ी कोशिश की है, मुझे लगता कोई वे नहीं है, क्योंकि आखिर में फिर बच्चे स्टक हो जाते हैं, फिर वो रिवीजन करवाने पड़ते हैं, चीजें दोबारा पढ़ानी पड़ती हैं। मैं खुद भी इस प्रेशर में होता हूँ कि यार जल्दी चीजें कराई जाएं, लेकिन जब जब मैंने कराया ना एक दो बार, फिर बच्चे उड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अच्छा अब इंक्रीज्ड, इवन जो अभी काफी टीचर हैं जिन्होंने सिलेबस अर्ली करवा दिए, अब उनके बच्चे एकेडमीज ले रहे हैं, या मतलब हालात खराब ही हैं, जो सच्ची बात है। अच्छा फिजिक्स तो इस तरह का है सब्जेक्ट, इसमें आप नहीं कर सकते। अच्छा रीडिंग अगर बढ़ गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, रियान बताओ जरा, अगर रीडिंग बढ़ गई है तो इसका क्या मतलब है इंक्रीज वाले का? मैग्नेटिक नीचे की तरफ होगी, वायर पे एफ मैग्नेटिक ऊपर की तरफ होगी, और उसकी बेस पे बाकी चीजें हम सोच सकते हैं। ठीक है रियान, क्लियर? ठीक है सर। तो ऑन द मैग्नेट एफ मैग्नेटिक विल बी डाउनवर्ड्स। रियान तुम्हें लगता है कोई वे है जिससे हम थोड़ा तेज जा सके? सर नहीं सर ये ठीक है है ना, इसके आपका अलावा फिर तरीका। वो सवाल नहीं होते ना, फिर सवाल नहीं होते, फिर बंदे डीई पे रुक जाते हैं। अच्छा एफ मैग्नेटिक जो है सर और कोई डाउनवर्ड्स। तरीका नहीं है, टीचिंग में थोड़ी करता हूँ। अच्छा ये है जी डाउनवर्ड्स। उसके बाद वायर के ऊपर जो एफ मैग्नेटिक है वो होगा अपवर्ड्स। अच्छा उसके बाद वो एक स्कूल में ना बच्चों ने मेरे ऊपर डाला है प्रेशर, वहां पे मैंने तेज पढ़ा दिया है, अब उनको मैं वही वाले सारे चैप्टर दोबारा बैठ के पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अब अपवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द वायर, करंट थ्रू द वायर क्या होगा फिर? ओ यार रियान, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन? इंक्रीज वाली इनटू दो। यार ना करो यार, तुम बताओ आउट सरमत। ऑफ द प्लेन, एक मिनट। आउट ऑफ द यार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो ठीक ना है जब सर, वायर आउट ऑफ है, आउट ऑफ वाह छक्कन छक्कन हो तुम कसम से। है। अच्छा अब देखो इसका होगा आउट ऑफ द प्लेन। तुम्हारी ये बात सबसे अच्छी है, जब बेइज्जती करो तो आगे से खुश होते हो। आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा अब डिक्रीज होगी, अगर रीडिंग डिक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब है?
हाँ जी सरमद, ये तुम बताओ, अगर रीडिंग डिक्रीज हुई तो मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स। मैग्नेट पे फोर्स है अपवर्ड्स। वायर अच्छा पे फिर डाउन वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स, और और इनटू करंट वायर में है वो है जी इनटू द प्लेन, ये है इनटू द प्लेन। अच्छा एक सवाल करंट बैलेंस का ना ग्राफ वाला आया हुआ है जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्राफ वाला जो सवाल है करंट बैलेंस से रिलेटेड ग्राफ पूछे हैं। कुमैल कॉपी हो गया यहाँ तक? हो गया सर कॉपी। ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन आप लोग लिखो जिसमें जी ये है अच्छा यहाँ पे ये मैग्नेट दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये वायर। अब जो बात है वो ये है कि द रीडिंग on the balance was the reading on the balance was 5 Newton with no current in the wire, no vertical acceleration, and top pan balance being on the horizontal plane। कुमैल ये जो इंफॉर्मेशन बताई हुई है 3-4 चीजें, ये किस acceleration and top and balance being on the horizontal plane, ये क्यों बताया हुआ है कुमैल? सर वो बताना चाह रहे हैं कि एफ कॉन्टैक्ट और वेट सेम है। हाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि एफ कॉन्टैक्ट जो है वो वेट के इस वक्त इक्वल है। उसके बाद लिखो कि वायर में से अब हमने करंट पास किया, तो व्हेन अ करंट ऑफ 2 milliampere is passed through the wire, the reading decreases, the reading decreases to 4 Newton। हाँ जी भाई समझ आ गई बात रेहान? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा अब जो है क्वेश्चन का लिखो ए पार्ट, ए का फर्स्ट कर लो। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट? ये मैं आंसर नहीं करूंगा, तुम लोग बताओगे। इनटू द प्लेन। हाँ जी सही बता रहे हो। हाँ जी कैसे पता चला रियान, तुम एक्सप्लेन करोगे कि कैसे पता चला कि करंट इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है? क्विकली लेफ्ट हैंड रो। मतलब पूरी बात बताओ ना, तुम्हारा सीक्वेंस क्या था, तुमने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को? सर फील्ड नॉर्थ टू साउथ है और मिडिल फिंगर है वो इधर जा रही है, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये बताओ रीडिंग का डिक्रीज क्या बता रहे हैं, मैग्नेट पे फोर्स अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है? ये डिक्रीज है, बता रहा है कि डाउनवर्ड है। मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड। माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हो गए हैं बेटा जी। थैंक यू।
बेटा गलत बता रहे फिर हो। 5 माइनस 4 मुझे पता है, देखो ऊपर वेट जो है कम हुई। मैग्नेट का जो वेट है वो तो है ही 5 न्यूटन। कुमैल एग्रीड? जी सर। मैग्नेट का जो वेट है वो तो 5 न्यूटन है ना। अब जब करंट आपने पास किया तो हुआ ये कि जो रीडिंग है एफ कॉन्टैक्ट वो ड्रॉप हो गई कितने पे? 4 पे। 4 न्यूटन। तो बाकी का 1 न्यूटन फिर क्या है? एफ मैग्नेटिक। जी। तो फिर वो मैग्नेट पे अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है? अपवर्ड। बताओ। अपवर्ड है। अपवर्ड। तो फिर वायर पे किस तरफ होगा? वायर पे बताओ। डाउनवर्ड। तो फिर करंट इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज? बताओ आप फिर। बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ ना। देखो रीडिंग हुई है कम। रीडिंग का कम होना ये बता रहा है कि मैग्नेट पे फोर्स है अपवर्ड्स। अब अगर मैग्नेट पे फोर्स अपवर्ड्स है तो वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स है। अब अगर वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स है तो इससे तो ये पता चला कि करंट इनटू द प्लेन है। क्या ख्याल है बिकुमैल, ठीक है? ठीक जी है, सर ठीक ठीक है। अच्छा अगर ये सवाल एग्जामिनर 4 मार्क्स का दे दे, 4 मार्क्स का, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर अगर सरमद, अगर यही वाला क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आगे 4 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? वो क्या पूछना चाह रहे हैं? वो पूरी बात पूछना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं जी सर, पूरा सीक्वेंस। पूरा सीक्वेंस बताओ कि इधर ये होगा और इस तरह होगा। तो जब वो इस तरह से ज्यादा नंबर दे देगा मतलब फिर कि लेबलिंग करनी होगी, ये इधर ये फोर ले रहे हैं। ये लिखना होगा फिर, इसका इसका ये लिखना होगा फिर कि द डिक्रीज ऑफ रीडिंग, the decrease of reading decrease of reading shows that the magnetic force on the magnet is upwards and on the wire it is downwards. Hence, using Fleming's left-hand rule, the force on the hence using Fleming's left-hand rule, the current in the wire is into the plane. ये हमने कौन सा रूल यूज किया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हेंस यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द करंट in the wire is into the plane. सेकेंड पार्ट है वो आप करेंगे एज अ होमवर्क। कुमैल भाई ठीक? जी। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम देंगे आपको एज अ होमवर्क। उसके बाद हमारा रह जाएगा हॉल प्रोब और इंडक्शन, जो कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इस क्लास में रह जाएगा बेसिकली थर्मल और क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अब हम आते हैं जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपने पर करना है इमेजिंग कि किस में आती है? वो आपको मैं 8:30 वाली क्लास में करा नहीं रहा, आप सर ज्वाइन करोगे जब। मैं तो ले नहीं रहा। तुम ले नहीं रहे, तुमने कल से ज्वाइन नहीं करनी। अच्छा अब जो है यार करा दूंगा, सारा कुछ करा दूंगा, क्यों खप डाल रहे हो, सारा कुछ करा दूंगा। अच्छा देखो बच्चों, अच्छा बच्चों आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। वो बेटा ये बच्चे भेजते होते हैं। अच्छा द 2 मिली एम्पेयर डायरेक्ट करंट is replaced with following
ऑल्टरनेटिंग करंट। अब क्या किया है, वो जो 2 मिली एम्पियर का करंट था ना डायरेक्ट वाला, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो मैं समझ आ गई बात कि अब पहले कौन सा करंट था, डीसी, अब उसकी जगह एसी पास कर रहे हैं। तो अब की बार जो करंट है यूनिट उसका मिली एम्पियर है, और ये टाइम हो गया सेकंड, मिली सेकंड जो भी है। अब इधर जो स्केल बन रहा है वो है, ये हो गया एक टाइम पीरियड, यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम पीरियड्स। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास था ना दूसरे वाला, एक टाइम पीरियड, दूसरा टाइम पीरियड एंड सो ऑन। करंट की पीक वैल्यूज +4 मिली एम्पियर, -4 मिली एम्पियर, +4 मिली एम्पियर और -4 मिली एम्पियर। एक और बात, एग्जामिनर ने आपको ये भी बता दिया कि पॉजिटिव करंट क्या है, और ये भी पास पेपर का सवाल है, और ये इसका आप कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल सवाल फिर ये आ सकता है। पॉजिटिव करंट का जो कन्वेंशन है वो एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि पॉजिटिव करंट रिप्रेजेंट्स, पॉजिटिव करंट अगर वो नहीं बताएगा तो आप खुद इज्यूम कर सकते हैं। कुमैल, अगर वो एग्जाम में बताएगा कि पॉजिटिव करंट क्या है, नेगेटिव करंट क्या है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नहीं बताएगा तो फिर आप खुद से इज्यूम कर लेंगे ना। तो पॉजिटिव करंट है फॉर एग्जांपल करंट इनटू द प्लेन। फर्ज करें जी पॉजिटिव करंट है करंट इनटू द प्लेन, और नेगेटिव करंट है करंट आउट ठीक। ऑफ इनटू द प्लेन। प्लेन होगा, ठीक है। रीडिंग जो देखो है, पॉजिटिव करंट है, बात सुनो, पॉजिटिव करंट है करंट इनटू द प्लेन, और नेगेटिव करंट है करंट आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर ये बात? हाँ जी सलमत, ठीक है। जी जी सर, सही है। तो पॉजिटिव करंट क्या है, करंट इनटू द प्लेन, और नेगेटिव करंट क्या है, करंट आउट ऑफ द प्लेन। तो ये हो गई दो बातें। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ क्या है, एग्जामिनर ने आपसे कुछ ग्राफ पूछे हैं, वो ग्राफ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है रीडिंग ऑन द बैलेंस विद टाइम, और टाइम का जो स्केल है आपका जी वो वही है 1 टाइम पीरियड, और ये 2 टाइम पीरियड। अगला ग्राफ आपने बनाना है भाईजान एफ मैग्नेटिक विद टाइम। मोहम्मद रियान, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? यस सर। तो आपको उसने क्या दे दिया, जो पहले था ना डीसी करंट, उसकी जगह उसने अल्टरनेटिंग करंट दे दिया। वेव फॉर्म दी हुई है, उसने कहा जी इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। 2-3 ग्राफ हैं जो वो आपसे पूछेगा। तीसरा ग्राफ वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए कह सकता है कि वेट ऑफ मैग्नेट का ग्राफ बना दो टाइम के साथ, और टाइम की वैल्यूज क्या है, इट्स 1 टाइम पीरियड एंड देन इट्स 2 टाइम पीरियड। फिर वो आपको कह सकता है कि आप ग्राफ बना के दो, रीडिंग का ग्राफ बना के दो सीधा सीधा करंट के साथ, और करंट की वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, रीडिंग का ग्राफ करंट के साथ मिली एम्पियर, बेटा करंट की हाईएस्ट वैल्यू है +4 मिली एम्पियर, और लोवेस्ट वैल्यू है सर जी बेटा। सर करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर थी ना? हाँ ठीक है, तो लेकिन अभी 4 मिली एम्पियर है ना। अच्छा ये कर लिया बेटा जी, ठीक है, जी समझ आ गई बात? रियान क्लियर, या कोई कंफ्यूजन है जी कि सर। ये समझ आ रही है ग्राफ कौन क्लियर कौन है से सर। बनाने हैं? रीडिंग का ग्राफ करंट के साथ, एक आखिरी ग्राफ
एफ मैग्नेटिक का ग्राफ करंट के साथ। ये सवाल मैं अभी करवा दूं या एज अ होमवर्क करोगे? बताओ आमिना बेटा, होमवर्क के तौर पे कर करना लेंगे है? कर लेंगे। आमिना बेटा आप बताएं, एज अ होमवर्क करना है या अभी करवा दूं? कल करवा दो। निपटा करवा दूं देंगे ना? हाँ सर, मत करवा दूं या एज अ होमवर्क करना है? सर, बस निपटाते हैं सर, कर लेते हैं कर साथ ही लेते हैं। कर। वर्दा बेटा आप बताएं। सर अभी करवा दे। ठीक है, आई थिंक अभी कर लेते हैं। अच्छा, रेशो मेथड के साथ कुमैल किसके थ्रू जाएंगे हम? रेशो मेथड के साथ। रेशो मेथड जी। हाँ, पहले हम फोकस करेंगे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके ऊपर, ठीक है? और जो हमें गिवन डेटा है उसकी बेस पे चलेंगे ना। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है करंट। अच्छा, जो गिवन करंट है वो इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है? इनटू है ना? मेरी बात सुनो, जो 2 मिली एम्पियर गिवन है वो क्या गिवन है? इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन? देखो जरा, इनटू द प्लेन है। अगर वो है इनटू द प्लेन तो उस पर रीडिंग बढ़ी थी या कम हुई थी? कम होगी सर, उल्टा बन जाएगा ग्राफ। सैयद किराम, तुम्हारी इस टाइम पे कोई क्लास है? जी सर, अभी क्लास नहीं है डिफॉर्मेशन का। पक्का? और ना काके टाइम टेबल चेंज हुआ है, दोबारा देख लो एक बार। क्या मरवाने पे लगे हुए यार। मैं अभी सोच रहा हूँ कि नींद करूंगा, ठीक है, और तुम सही मुझे मरवाने पे लगे हुए हो। क्या करते हो यार? अभी क्लास का टाइम है 1 से 2:30, ठीक है, और तुमने कहा है कि अभी क्लास शुरू करते हैं। कुमैल, मैं अभी पता है क्या सोच रहा हूँ कि अभी क्लास खत्म करके ना मैं थोड़ी देर नींद कर लेता हूँ 1 घंटा। वो सैयद किराम अभी आ गया है यार, क्यों मुझे मरवाने पे लगे हो? सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तंग कर रहा हूँ। बेटा तुम्हारी क्लास 1 पे है, अभी नहीं है। वो पहले टाइम डिफरेंट था, अब टाइम फिर चेंज हो गया था। अच्छा देखो, करंट है, दोबारा एक बार देख लो, टाइम है। अच्छा, अब जो है +2 मिली एम्पियर। अच्छा, उस पे फिर रीडिंग का चेंज क्या हुआ था ये बताओ जरा कुमैल, रीडिंग का चेंज क्या हुआ था बताओ जरा? डिक्रीज हुई थी रीडिंग। 5 न्यूटन से 4 न्यूटन हो गई थी। और जो एफ मैग्नेटिक थी वो थी फिर 1 न्यूटन। अच्छा, यूं करते हैं, एफ मैग्नेटिक का कोई साइन कन्वेंशन तो नहीं गिवन ना? पॉजिटिव करंट के साथ हम एफ मैग्नेटिक को क्या ले लेते हैं? मैं इस वाली एफ मैग्नेटिक को नेगेटिव ले रहा हूं, पता है क्यों? मैं बताता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर फर्ज करें वो वाली एफ मैग्नेटिक को जो रीडिंग को कम कर रही है, व्हाट डू यू थिंक, उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? कुमैल, तुम्हारा क्या क्या ख्याल है? फर्ज करो अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स है वो रीडिंग को कम कर रही है, तो उसको उसको क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सही है। उसको नेगेटिव लेना चाहिए ना। अच्छा, अब एफ मैग्नेटिक जो है उसका फॉर्मूला होता है BIL साइन ऑफ थीटा। चेंज क्या हुआ है बेटा? ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो एफ मैग्नेटिक जो है उसका करंट के साथ क्या बन जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। जब पॉजिटिव करंट है तो उस पर हम नेगेटिव फोर्स ले रहे हैं, और अगर 2 मिली एम्पियर पे फोर्स है 1 न्यूटन, तो बेटा 4 मिली एम्पियर पे कितनी होगी? 4 मिली एम्पियर पे फोर्स हो जाएगी 2 न्यूटन। और मैं कुमैल, मैं पॉजिटिव करंट पे नेगेटिव फोर्स क्यों बना रहा हूं बताओ जरा कुमैल? सही, क्योंकि इनटू द प्लेन था ना। नहीं 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 नहीं, बात यह है कि जो पॉजिटिव करंट है वहां पे रीडिंग कम हो रही है, बैलेंस की रीडिंग। तो क्योंकि पॉजिटिव करंट पे बैलेंस की रीडिंग कम हो रही है, इसलिए मैं उसको नेगेटिव फोर्स कह रहा हूं। तो ये बन गया। और मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यूज चलेंगी वो चलेंगी 2 मिली एम्पियर के साथ -1 न्यूटन, तो 4 मिली एम्पियर के साथ -2 न्यूटन, +2 न्यूटन, -2 न्यूटन, और ये +2 न्यूटन। सर, सलमान, हाँ बताओ। एफ मैग्नेटिक का जो ग्राफ है वो आई आई जैसा नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल आई जैसा बनना चाहिए, तो तो आई ये जैसा बन। ऑपोजिट कर दिया आपने। अपोजिट इसलिए कर लिया कि ये पॉजिटिव करंट है इनटू द प्लेन,
और उस पे जो बैलेंस की रीडिंग है वो कम हो रही है। जब रीडिंग कम हो रही है तो फिर मैं मैग्नेटिक फोर्स को, अच्छा बच्चों बात सुनो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये मैं नेक्स्ट क्लास के शुरू में करवा दूंगा, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सवाल अभी स्किप करो, ये मैं नेक्स्ट क्लास के शुरू में कराऊंगा, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा ये डिटेल में समझाने वाला सवाल है, ये ना हो कि अभी कंफ्यूज ही हो जाओ। एक बार खुद ट्राई कर लेना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास के शुरू में समझा दूंगा। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।